ट्रेडिशनल मीन अर्ली राइटर्स की थ्योरीज, क्लासिकल ट्रेडिशनल थ्योरीज मीन पुराने राइटर की थ्योरीज, और साथ कुछ हमारे दौर की थ्योरीज जिनको हम अदर या मॉडर्न थ्योरीज का नाम देंगे। सभी तक चैप्टर 1 में हमने डे 1 पे डिस्कस किया था कुछ डेफिनेशंस, मैनेजमेंट, लीडरशिप, सुपरविजन, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। साथ हमने डे 1 पे शायद कोई एक थ्योरी डिस्कस की थी, क्लासिकल थ्योरी में पहली थ्योरी हमने डिस्कस की थी टेलर की थ्योरी, जिसको नाम हमने दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट। और कल हमने डे 2 में क्या कवर किया, फायाल की थ्योरी हमने कवर की, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। तो टेलर ने हमें कहा बिजनेस को मैनेज करना है 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू। क्या थे 4 प्रिंसिपल्स? देयर शुड बी साइंस ऑफ वर्क, workers should be carefully selected, brought together science of work, participative management। So science of work होनी चाहिए पहले, मीन मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग द टास्क हमें आइडेंटिफाई करना है। वर्कर्स हमने स्किल्ड लेने हैं, उनके अंदर एबिलिटीज होनी चाहिए टू कैरी आउट द टास्क, नहीं है स्किल तो ट्रेन करना है, और ब्रॉट टुगेदर करना है साइंस ऑफ वर्क एंड स्किल्ड वर्कर्स को टू अचीव बेटर रिजल्ट्स एंड एफिशिएंसी। फोर्थ क्या था? there should be equal division of work between managers and workers, and managers should take over the work from workers for which they more capable to perform। साइंटिफिक मैनेजमेंट का कुछ क्रिटिसिज्म भी था, it results in dull, repetitive, monotonous work। चलें जी, फयाल ने हमें बताया कि अगर आपने बिजनेस को मैनेज करना है तो क्या फॉलो करना है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिनको लर्न करने के लिए हमने अपना एक नेमोनिक्स बना लिया, सी दादू आई क्रॉस यू। एस स्टैंड्स फॉर स्केलर चेन, ई एक चीज, स्केलर कॉप्स, डिवीजन ऑफ वर्क, discipline, unity of command, safety, centralization। सो क्या कहता है फयाल के बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपने 14 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, और इन प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल वो कहता है कि लीडर जो है वो सिंगल होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। साथ वो कहता है कि आपने क्या करना है, पर्सोनल प्लानिंग करनी है ताकि टर्नओवर स्टॉप किया जा सके, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। साथ वो कहता है अपनी टीम स्पिरिट को भी प्रमोट करना है, स्पिरिट दी कॉर्प्स, काम को डिवाइड करना है टू अचीव एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन। और क्या करना है, मैनेजमेंट को कोई सिंगल प्लान कम्युनिकेट करना है। और क्या होना चाहिए, एम्प्लॉइज को अवेयर होनी चाहिए वेयर दे स्टैंड इन हायरार्की, स्केलर चेन। और एम्प्लॉइज को क्लियर भी होना चाहिए कि वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं या नहीं, सेंट्रलाइजेशन। और क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय को कुछ खुद से भी क्रिएट प्लानिंग करनी चाहिए, इनिशिएटिव, फेयरली रिवॉर्ड भी होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, प्रायोरिटाइज होना चाहिए जनरल ऑब्जेक्टिव देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सब कुछ ऑन इट्स ऑन टाइडी आप सीक्वेंस में होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, और सबको इक्वली फेयरली ट्रीट भी करना चाहिए। इक्विटी मतलब पढ़ लिया हमने, और कल हम टेस्ट भी दे रहे हैं, सुना 3 डेफिनेशंस, मैनेजमेंट, लीडरशिप, सुपरविजन, साथ टेलर की थ्योरी, साथ फयाल की थ्योरी, और एक थ्योरी आज हम और डिस्कस करेंगे वो भी। सो फयाल कहता है बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपने फॉलो करने हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट।
साथ वो कहता है नहीं, बिजनेस को अगर आपने मैनेज करना है तो साथ मैनेजमेंट को क्या करना है, कुछ टास्क ऑफ मैनेजमेंट भी परफॉर्म करने हैं। बिजनेस को मैनेज करने के लिए ठीक है 14 प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, साथ मैनेजमेंट को कुछ टास्क भी परफॉर्म करने हैं। क्या टास्क परफॉर्म करने हैं? वही जो हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन में पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा क्या था, डायरेक्टिंग, चौथा क्या था, कोऑर्डिनेटिंग, और पांचवा क्या था, कंट्रोलिंग। तो ये क्या बन गए, 5 टास्क ऑफ मैनेजमेंट, और डायरेक्टिंग को इसने वर्ड दे दिया कमांडिंग का। पास में क्या होता था, आज से ये भी तो नई बुक आ गई है, जो हमारी पिछली पुरानी बुक थी उसमें क्या था, ये सिर्फ 5 वर्ड्स लिखे हुए थे कि टास्क ऑफ मैनेजमेंट क्या है, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। 5 वर्ड्स थे बुक के अंदर। एग्जामिनर ने 10 नंबर के लिए पेपर में टेस्ट कर लिया। एक्सप्लेन करें टास्क ऑफ मैनेजमेंट बाय फायल। बुक के अंदर क्या थे, 5 वर्ड, स्टूडेंट से नहीं लिखा गया। बाद में एग्जामिनर ने अपने कमेंट्स दिए, दिस वाज द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन ऑफ द पेपर। क्यों? आपने हाथ किया था स्टूडेंट्स के साथ। जब बुक के अंदर ही 5 वर्ड्स हैं तो 10 नंबर का फिर स्टूडेंट कहाँ से लिखेंगे? तो समटाइम बुक के अंदर कुछ वर्ड्स हैं, उनके एग्जामिनर कॉन्सेप्ट डिटेल में टेस्ट कर लेते हैं, तो इसलिए हमें उनका पता होना चाहिए। अब नई बुक में उसने क्या किया, इनकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दे दी। प्लानिंग का मतलब क्या है कि हमने डिसाइड करना है कि ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए हमें क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। मीन डिसाइड करना है हम कहाँ पे हैं और हमें कहाँ पे जाना है और कैसे जाना है। मीन एक्टिविटीज़ जो हमने परफॉर्म करनी है वो डिसाइड करना क्या है, प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या था, डिवाइड करना एक्टिविटीज़ को इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। एक्टिविटीज़ को डिवाइड करना इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट, मीन एक चार्ट डिफाइन करना कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा किस एक्टिविटी से रिलेटेड। ये क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। मीन यही स्केलर चेन वाली बात, मीन चार्ट डिफाइन करके रो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डिवाइड करना। डायरेक्टिंग कमांडिंग क्या है, कम्युनिकेट करना। या डायरेक्टिंग कमांडिंग में लीडरशिप भी आ जाता है। लीडरशिप क्या था, गाइडेंस, डायरेक्शन देना या दूसरों को इंस्पायर करना टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। ये क्या है, डायरेक्टिंग या कमांडिंग। कोऑर्डिनेटिंग क्या हुआ, सीक्वेंस, टाइमिंग ऑफ एक्टिविटीज डिफाइन करना कि कब कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी। पहले परचेज होगी या पहले प्रोडक्शन होगी, पहले परचेज, फिर क्या होगी, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद क्या होगी, मार्केटिंग या सेल। पहले मार्केटिंग या पहले सेल, पहले मार्केटिंग, और फिर क्या होगी, सेल। डिलीवरी सेल से पहले होगी बाद में होगी, बाद में होगी। तो ये सीक्वेंस टाइमिंग एक्टिविटीज़ का डिफाइन करना, ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग। क्यों? ये सीक्वेंस टाइमिंग डिफाइन नहीं किया तो आपस में इनके कन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। मीन ऑन टाइम परचेज नहीं हुई तो ऑन टाइम प्रोडक्शन नहीं होगी, ऑन टाइम प्रोडक्शन नहीं हुई तो ऑन टाइम मार्केटिंग नहीं होगी, ऑन टाइम मार्केटिंग नहीं हुई तो सेल वालों का टारगेट नहीं मीट होगा इस ईयर का, और ऑब्वियसली डिलीवरी भी अगर ऑन टाइम नहीं हुई तो उससे भी कस्टमर को हमें डैमेजेस पे करना पड़ सकते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं होगी। कंट्रोलिंग क्या है, मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना कि जैसे हमने वर्क को प्लान किया है, ऑर्गेनाइज किया है या डायरेक्ट किया है, वैसे वर्क परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर हम आए इन पेजेस में तो कहीं पे हमें मिलते हैं ये 5 टास्क ऑफ मैनेजमेंट भी। ऑन पेज नंबर 5 हेनरी फयाल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कल हमने कवर कर लिए। तो टास्क क्या है, प्लानिंग, द प्लानिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन देखना कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव गोल है क्या जो हमने अचीव करना है, एंड फार्मुलेटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर देयर अचीवमेंट। स्ट्रैटेजीज मीन प्लान प्रिपेयर करना कि हमने कैसे वो गोल अचीव करना है, मीन क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। दिस फंक्शन एंटेल्स अरेंजिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। मीन देखना ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए हमें क्या रिसोर्सेज चाहिए। कितनी टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, 3 टाइप के, ह्यूमन रिसोर्सेज बंदे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज पैसा, और फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज एसेट्स मशीनरी। सो क्या करना हमने, दिस फंक्शन एंटेल्स
arranging resources required for achieving the objective and allocating them in the organization, और देखना कि हमें क्या resources चाहिए objective meet करने के लिए. So the organizing function involves defining lines of authority, mean chart define करना, departments बनाना, and responsibility in the organization and managing a flow of communication for optimal utilization of human and other resources. mean देखना कौन परचेज के काबिल है उसको परचेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, कौन मार्केटिंग के काबिल है उसको मार्केट डिपार्टमेंट में बिठाना ताकि बेस्ट वे में यूटिलाइज किया जा सके लोगों को. Coordinating function involves determining the timing and sequence of activities so that the function are carried out in proper order to achieve the objective, ताकि conflicts arise ना हो. And commanding function aims to ensure unity of direction, mean direction देना, plan communicate करना. It involves obtaining insight in the human resources and assigning work to employees according to their skills. मीन लोगों को इंस्पायर, मोटिवेट, इन्फ्लुएंस करना, देखना कौन क्या करने के काबिल है, उससे वो काम करवाना, मीन लीडरशिप प्रोवाइड करना. It is guiding and directing others and to provide leadership. Controlling function entails confirming that all activities in the organization are proceeding according to the plan, in according with the established principles and issued instructions. मीन जैसे हमने चीज़ों को प्लान, ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट किया है वैसे चल रहा है या नहीं चल रहा. दिस फंक्शन इन्वॉल्व्स टेकिंग टाइमली करेक्टिव स्टेप्स टू रिमूव और रेक्टिफाई वीकनेसेस, और देखना अगर चीज़ें वैसे नहीं चल रही तो हम क्या करें, कोई करेक्टिव एक्शन ले सकें ताकि चीज़ों को अकॉर्डिंग टू प्लान चलाया जा सके. अब अगर एग्जामिनर दोबारा ये पूछ ले 10 नंबर के लिए तो हम लिख लेंगे. इनको रटा नहीं लगाना, ऑन वर्डिंग में एक्सप्लेन किया जा सकता है. प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, कमांडिंग डायरेक्टिंग क्या है, कोऑर्डिनेटिंग या कंट्रोलिंग क्या है. सो यहाँ तक हमारी 2 थ्योरीज कंप्लीट होगी. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के 3 पॉइंट हमने लर्न किए, 4 प्रिंसिपल्स लर्न किए और क्रिटिसिज्म की 1-2 लाइनें. फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 4 हमें हेडिंग जो है डिफाइन करनी आनी चाहिए और 5 टास्क ऑफ मैनेजमेंट हमें एक्सप्लेन करने आने चाहिए. चलते हैं थोड़ा और आगे. हमें एक राइटर और मिला, लिंडल उर्विक. सो हम पढ़ क्या रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, कि बिजनेस को कैसे मैनेज करना है. डे 1 पे हमने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था, किस चीज़ का, जहाज़ बनाते हैं हम, या जहाज़ आते हैं हमारे पास, हम उन्हें रिपेयर करते हैं. तो बिज़नेस को हम मैनेज करना सीख रहे हैं कि बिज़नेस को मैनेज कैसे करना है. सो लिंडल उर्विक कहता है कि अगर आपने बिज़नेस को मैनेज करना है तो आपको फॉलो करने हैं प्रिंसिपल्स. लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी नहीं, आपको फॉलो करने हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट के कितने प्रिंसिपल्स थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने थे, 14. प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं, 10 प्रिंसिपल्स. अब अगेन 10 हेडिंग लर्न करें, 4, 5, 6, 7 हो, चलो दिमाग में बैठ जाएंगी 10. फिर मसला एक और निमोनिक बनाते हैं, ऑस्कर. नाम सुना हुआ ना, वर्ड सुना है, ऑस्कर. BSc, अगर हम ये ना कर रहे होते तो शायद ये कर रहे होते. क्या ख्याल है, CD. और यहाँ से हम निकालेंगे 10 हेडिंग के नाम. O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव, S स्टैंड्स फॉर स्पेशलाइजेशन, C स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेशन, A स्टैंड्स फॉर अथॉरिटी, R स्टैंड्स फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी, E stands for balance, S stands for span of control, and C stands for continuity, and C stands for correspondence, and then D stands for definition.
चैप्टर 1 में हमारे पास कोई 12 थ्योरीज हैं, जिनमें से सिर्फ 3 थ्योरीज ऐसी हैं जब तक पास पेपर में एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं की, हमारे लिए छोड़ी हुई हैं। उनमें एक फ़ायाल की थ्योरी है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, टास्क टेस्ट हो चुके हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टेस्ट नहीं हुए। एक लिंडल उर्वी की थ्योरी है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो उसने हमारे लिए छोड़ा हुआ है। एक थ्योरी हम और पढ़ेंगे होपफुली नेक्स्ट वीक में, क्लासिकल थ्योरीज़ की लास्ट थ्योरी। सिर्फ ये 3 थ्योरीज उसने टेस्ट नहीं की, बाकी सारी थ्योरी उसने कोई 2-2 3-3 दफ़ा टेस्ट कर ली है। मीन वो चीज़ें जब तक टेस्ट नहीं हुई वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं पेपर के लिए। सो इससे औखी थ्योरी नहीं है कोई, लेकिन सिर्फ इसकी वर्डिंग औखी है, एज सच कॉन्सेप्चुअली उतनी औखी नहीं है, क्योंकि वर्डिंग बहुत ही गंदी लिखी हुई है बुक के अंदर। उसने वो गोरे राइटर की ही वर्डिंग उठा के दे दी, और हमें वही ICAP बुक वाली ही वर्डिंग लर्न करनी है। क्यों? क्योंकि समटाइम पेपर चेक करने वाले गधे बैठे होते हैं, बुक खोल के बैठे होते हैं, सेम वर्डिंग मिल रही हो तो पूरे पूरे नंबर दे देते हैं, सेम वर्डिंग नहीं मिल रही तो फजूल में मार्क्स काट लेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, 2-2 लाइनों की डेफिनेशन है तो ICAP बुक वाली वर्डिंग ही लर्न करनी है। मतलब देखते हैं इनका मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है। वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, तो वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जिन्होंने अपना पर्पस ऑब्जेक्टिव डिफाइन ही नहीं किया होता कि हम करने क्या बैठे हैं, और जब पर्पस ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, मीनिंगलेस होती है। और मीनिंगलेस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म नहीं चलती, क्या हो जाती हैं, रिडंडेंट हो जाती हैं, मीन ख़त्म हो जाती हैं, शॉर्ट टर्म चलती हैं। इसलिए बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपने क्या करना है, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि हमें क्या करना है, क्या चीज़ अचीव करनी है। ऑब्जेक्टिव नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, मीनिंगलेस, और उसके बाद क्या हो जाएगी, रिडंडेंट हो जाएगी। रीड करके देखें, यही बात की गई है। ऑब्जेक्टिव, एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ इट्स पर्पस ऑफ अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग बोलते हैं इंपॉर्टेंट टास्क को। मीन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है किस लिए है, अंडरटेकिंग मीन टास्क परफॉर्म करना है, किस लिए, पर्पस के लिए। मीन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर चीज चलती है अकॉर्डिंग टू पर्पस। आर इट इज मीनिंगलेस, और अगर पर्पस डिफाइन नहीं है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के टास्क जो भी परफॉर्म हो रहे हैं वो क्या होंगे, मीनिंगलेस एंड देयरफॉर रिडंडेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन फिर लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी, मीन खत्म हो जाएगी। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है, वही डिवीजन ऑफ वर्क, कि जहां तक पॉसिबल हो सके आपने बंदों को रिस्ट्रिक्ट करना है टुवर्ड्स अ सिंगल टास्क। क्यों, एक बंदा एक ही टास्क परफॉर्म करेगा तो उसे क्या चीज़ अचीव होगी, स्पेशलाइजेशन। तो क्या कहता है स्पेशलाइजेशन के बारे में, द एक्टिविटीज ऑफ एवरी मेंबर ऑफ एनी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप शुड बी कन्फाइंड। कन्फाइंड बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड को। कन्फाइंड का मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्टेड। एज फार एज पॉसिबल टू द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंगल फंक्शन। मीन स्पेशलाइजेशन के लिए आपने क्या करना है, हर बंदे के काम को रिस्ट्रिक्ट करना है टुवर्ड्स सिंगल फंक्शन। क्यों, एक ही फंक्शन बार बार वो रिपीट करेगा तो क्या अचीव होगी, स्पेशलाइजेशन। मीन यहाँ पे इसने भी फेवर की किसको, साइंटिफिक मैनेजमेंट को। तीसरी हेडिंग क्या है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या आपने यहाँ पे देखा, सीक्वेंस टाइमिंग सेट करना। सीक्वेंस टाइमिंग सेट करना, तो यहाँ पे भी ये प्रेफरेंस दे रहा है कि आपने क्या करना है, वर्क को कोऑर्डिनेट करना है। क्यों, सीक्वेंस टाइमिंग सेट करोगे तो फिर जाके कन्फ्लिक्ट्स क्या होंगे, अवॉइड होंगे। कन्फ्लिक्ट्स अवॉइड होंगे तो आपस में लोगों का टीम स्पिरिट जो है, यूनिटी जो है वो क्रिएट होगी, जो ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। तो क्या करना है आपने, वर्क को कोऑर्डिनेशन अचीव करने के लिए करना क्या है, मेनली आपने ऑर्गेनाइज करना है। कि जब तक आप डिपार्टमेंट नहीं बनाओगे तब तक सीक्वेंस टाइमिंग भी सेट नहीं होगी। मीन ये परचेज़ है, ये प्रोडक्शन है, ये सेल है, ये मार्केटिंग है, ये डिलीवरी है। पहले आप क्या करोगे, डिपार्टमेंट बनाओगे, मीन ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज करोगे तो सीक्वेंस टाइमिंग सेट होगी। इसलिए वो कहता है ये जो ऑर्गेनाइज करना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन अचीव करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑर्गेनाइज करना। मीन ऑर्गेनाइज करोगे तो फिर जाके आप कोऑर्डिनेशन भी अचीव करोगे। सो क्या कहता है, द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पर सी बोलते हैं एज सच को। द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एज सच एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द पर्पस ऑफ द अंडरटेकिंग।
मीन टास्क डिफाइन करना जो है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना टास्क को ऑर्गेनाइज करना है। सिर्फ डिफाइन नहीं करना, आपने ऑर्गेनाइज भी करना है। क्यों? इज़ टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइज करने से ही कोऑर्डिनेशन सीक्वेंस टाइमिंग सेट होगी और साथ इससे क्या मिलेगी? टीम स्पिरिट मीन यूनिटी भी मिलेगी। क्यों? अगर ऑर्गेनाइज ही नहीं किया तो फिर आप कोऑर्डिनेशन भी क्रिएट नहीं कर सकते। सो ये थी कोई 3 औखी हेडिंग्स जो रीड करना थोड़ा अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट था। तो ऑब्जेक्टिव में क्या कह रहा है कि पर्पस डिफाइन होना चाहिए, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन मीनिंगलेस है, रिडंडेंट हो जाएगी। स्पेशलाइजेशन, वर्क रिस्ट्रिक्टेड कन्फाइंड होना चाहिए टुवर्ड्स सिंगल फंक्शन। और कोऑर्डिनेशन में क्या प्रेफरेंस दे रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन द टास्क इटसेल्फ। क्यों? इसी से ही कोऑर्डिनेशन और यूनिटी ऑफ एफर्ट अचीव होगी। उसके बाद अथॉरिटी में क्या कह रहा है कि ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक लीडर होता है, कोई एक ऑनर होता है जिसके पास अथॉरिटी होती है बिजनेस को मैनेज करने की, लेकिन आप सारे काम अकेले खुद नहीं कर सकते, दूसरों के थ्रू करवाते हो। तो आपको क्या करना है? अथॉरिटी सिर्फ अपने पास नहीं रखनी, नीचे लोगों को भी आपने ट्रांसफ़र करनी है। मीन एक चार्ट बनाना है जिसके अकॉर्डिंगली आपने लाइन टू लाइन अथॉरिटी जो है वो क्या करनी है? डेलीगेट करनी है। मीन सुप्रीम अथॉरिटी। सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? लीडर या फिर ऑनर। सारे काम उसने खुद नहीं करने, तो सुप्रीम अथॉरिटी मस्ट रेस्ट समवेयर। मीन उसको कहीं पे बैठना है, लेकिन अथॉरिटी क्या करनी है? नीचे लोगों को लाइन टू लाइन ट्रांसफ़र भी करनी है। ये रीड करके देखिए, समझ आती है इसकी? रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं एक डिपार्टमेंट का कोई एक मैनेजर होता है, उसके नीचे कुछ एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं। तो काम के लिए सिर्फ एम्प्लॉय या सबऑर्डिनेट्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, उनके काम के लिए मैनेजर भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एम्प्लॉय अगर आपके डिपार्टमेंट के ठीक काम नहीं करे तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? मैनेजर की। वही जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का लास्ट प्रिंसिपल था कि वो काम जो आप अच्छा कर सकते हो वो आपको टेक ओवर करना चाहिए। क्यों? रिस्पॉन्सिबल सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, आप भी हो। तो क्या होना चाहिए? मैनेजर को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए फॉर द एक्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। मीन देखना है कि अगर वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे तो उनसे टेक ओवर करना है या उनको गाइड डायरेक्ट करना है कि बेस्ट वे में कैसे किया जा सकता है। रीड करके देखें, ये भी बात समझ आती है? The responsibility of the superior for the act of the subordinates is absolute. Absolute बोलते हैं सेम या लिंक्ड। मीन सबऑर्डिनेट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए? सुपीरियर मीन मैनेजर की भी। सो ऑब्जेक्टिव में क्या कह रहा है कि पर्पस डिफाइन होना चाहिए, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन मीनिंगलेस है, रिडंडेंट हो जाएगी। स्पेशलाइजेशन, इंडिविजुअल का वर्क जहाँ तक पॉसिबल हो कन्फाइंड होना चाहिए टुवर्ड्स सिंगल फंक्शन ओनली। और कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइज करना है वर्क को, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्यों? उसी से ही अचीव होगी कोऑर्डिनेशन एंड यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। और अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी मस्ट रेस्ट समवेयर। और क्या होनी चाहिए? अथॉरिटी लाइन टू लाइन डेलीगेट होनी चाहिए। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। ये बैलेंस क्या होता है? बैलेंस, यहाँ पे हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था ऑर्डर, कोई वो क्या था? सब कुछ क्लीन टाइडी अप ऑन इट्स ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब कुछ ऑन इट्स ऑन प्लेस होना चाहिए ताकि हर चीज़ बैलेंस में चले। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? स्पैन ऑफ कंट्रोल, सपोज ये एक लीडर है, उसके नीचे ये 2 लोग काम कर रहे हैं। सपोज ये क्या है? सीईओ है, नीचे 2 डायरेक्टर हैं, नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, नीचे मैनेजर्स हैं, नीचे असिस्टेंट मैनेजर है। यहाँ पे एक बंदे के नीचे कितने लोग हैं? 2। सपोज ये एक लीडर है, उसके नीचे ये इतने लोग हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? हाउ मैनी सबऑर्डिनेट्स वर्किंग अंडर वन सुपीरियर। इधर एक सुपीरियर के नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं? 2। इधर कितने काम कर रहे हैं? 7। तो ये क्या है? स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल ठीक है, इतना वाइड किया जा सकता है,
लेकिन मैक्सिमम कितना वाइड होना चाहिए, 5 या एट द मोस्ट 6। मीन एक स्पीयर के नीचे कितने लोग होने चाहिए, मैक्सिमम 5 या एट द मोस्ट भी कितने होने चाहिए, 6। इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा होंगे तो उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मेन मतलब क्या है, हाउ मैनी सबऑर्डिनेट्स वर्किंग अंडर वन लीडर। तो उर्विक कहता है कि कितने होने चाहिए स्पैन ऑफ कंट्रोल, सबऑर्डिनेट्स मैक्सिमम 5 या एट द मोस्ट 6, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मीन एक जैसा काम करने वाले लोग जो हैं एक स्पीरियर के नीचे कितने, एट द मोस्ट 6, मैक्सिमम 5 या एट द मोस्ट 6 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ, एक चीज़ होती है रीऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक है रीऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि आपने एक बिजनेस बनाया, उस बिजनेस को जब आपने थोड़ा चेंज किया तो वो चेंज करना क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को री किया। अब कहता है कि आजकल के दौर जो है वो क्या है, टेक्नोलॉजी का, आईटी का दौर है। आए दिन मार्केट के अंदर नई नई इनोवेशन हो रही है, और मार्केट में सर्वाइव कौन कर रहा है, सिर्फ वही बिजनेस जो पहले नई इनोवेशन को अडॉप्ट कर रहा है। जो इनोवेशन को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा लेट हो गया वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब इनोवेशन को जब भी आपने अडॉप्ट करना है तो रूटीन से हटके कुछ करना है। वो जो रूटीन से हटके कुछ करना है वो क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना। क्यों चेंज करना, नई इनोवेशन के अकॉर्डिंगली उनको अडॉप्ट करने के लिए चेंज करना। अब कहते हैं जो रीऑर्गेनाइजेशन है ये एक कंटिन्यूस मीन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आजकल के दौर में। एक दिन आपने अपने आप को चेंज किया, हो सकता है अगले दिन कुछ और चेंज करना पड़े, अगले दिन कुछ और चेंज करना पड़े। क्यों, नई नई इनोवेशन आ रही हैं। तो आपको क्या करना है, इसके लिए अपना माइंड पहले से प्रिपेयर रखना है। इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रीवियन मीन थोड़े से रिजर्व रखने हैं, पैसा रखना है, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े अपने आप को क्या कर सको, चेंज कर सको। क्यों चेंज नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, लाइक नोकिया। आज से ठीक 5-7 साल पहले 95% लोगों के हाथ में नोकिया मोबाइल होता था। कितने, आउट ऑफ 100 95 लोगों के हाथ में नोकिया मोबाइल होता था। आज कितने लोगों के पास नोकिया मोबाइल है इस क्लास में, बड़ी मुश्किल से 5%। रीज़न क्या है कि नोकिया ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज नहीं किया। नोकिया बना रहा था कीपैड मोबाइल, दुनिया को चस्का पड़ गया टच का, और उन्होंने ऑन टाइम टच मोबाइल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, इसलिए कस्टमर सारा मूव होके कहाँ पे चला गया, अदर कंपनीज के पास, और नोकिया फेल हो गया। क्यों, ऑन टाइम अपने आप को रीऑर्गेनाइज नहीं किया। अब इतनी बुरी हालत होगी नोकिया की कि नोकिया कंपनी ही बिक गई, माइक्रोसॉफ्ट ने बाय कर ली। एक वो कंपनी जिसके पास 95% मार्केट का कस्टमर था। रीज़न क्या थी, अपने आप को रीऑर्गेनाइज नहीं किया। इस तरह पुराने ज़मानों में एक कैमरा वाली कंपनी होती थी कोडक के नाम से। सबसे पहला कैमरा बनाया था कोडक ने, और सबसे अच्छे कैमराज जो हैं वो कोडक कंपनी के कंसिडर किए जाते थे। आपको शायद याद हो, पर नहीं, आपको नहीं याद होगा, बचपन में आपके जब आप नए नए पैदा हुए थे तो रील वाले कैमराज यूज़ होते थे, ये डिजिटल कैमराज नहीं होते थे। देखे मैं कभी वो, मतलब उनके अंदर एक वो फिल्म कहीं से बाय करते थे, वो इंसर्ट करते थे, जिसमें कोई 30 पिक्चर्स बनती थी, वो प्रिंट आउट करवाना पड़ती थी, वो फिल्म ख़त्म हो गई, बस तस्वीरें और नहीं बना सकते। और सबसे अच्छे कैमराज बनाती थी कोडक कंपनी। दुनिया जो है वो मूव हो गई डिजिटल कैमरा के ऊपर, मेमोरी कैमरा के ऊपर। रील होगी ख़त्म, अंदर मेमोरी आ गई, जितनी मर्जी तस्वीरें बनाओ, अच्छी गंदी जैसी भी हैं। जब रील होती थी पहले रेडी शेडी सब कुछ ठीक है, फिर पिक्चर खींची जाती थी। क्यों, वो पिक्चर ख़राब होगी तो आउट ऑफ 30 एक पिक्चर ख़राब हो जाएगी। अब जैसे मर्जी जितनी मर्जी खींच लो। सारी कंपनीज जो हैं वो मूव हो गई मेमोरी वाले डिजिटल कैमरास के ऊपर। और जब स्टार्ट में मेमोरी वाले डिजिटल कैमरा आए तो इनकी पिक्चर क्वालिटी जो है वो बहुत ही लो थी। कोडक कंपनी की मैनेजमेंट ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया कि हमें पता है फ़ोटोग्राफी क्वालिटी क्या है, कस्टमर सारा हमारे कैमरा यूज़ करता है, तो हमने ये डिजिटल कैमरा को प्रेफर नहीं करना।
मीन डिजिटल कैमरा इन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया और कस्टमर सारा मूव होके कहाँ पे चला गया, अदर कंपनीज़ के पास। और आजकल कोडक के कैमरा को कोई बंदा नहीं पूछता, जबकि उस वक्त उनकी अच्छी खासी मार्केट में पोजीशन थी। रीज़न क्या थी? रीऑर्गेनाइज नहीं किया, नई चेंजेस को जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या कहना चाहता है लिंडल हॉरोविक कंटिन्यूटी में कि रीऑर्गेनाइजेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मीन आए दिन आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए प्रिवियन रखनी है। प्रिवियन मीन अपना माइंड प्रिपेयर रखना है। इसके लिए कोई ना कोई रिजर्व आपको रखने हैं ताकि जब ज़रूरत पड़े तो अपने आप को चेंज कर सको। नहीं चेंज करोगे तो बिजनेस मैनेज नहीं हुआ। कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है लिंक्ड। और लिंक्ड में वो क्या कहना चाह रहा है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में क्या होनी चाहिए, लिंक्ड होनी चाहिए। मीन एक बंदे को अगर आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सपोज सेल की, तो उसके पास अथॉरिटी भी क्या होनी चाहिए, सेल की, फिर जाके काम मैनेज होगा। ये नहीं कि परचेज मैनेजर है अथॉरिटी, काम उसको आपने दे दे, चल भी तू जाके सेल को देख। तो आपस में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिंक्ड नहीं है तो काम प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्ड मीन लिंक्ड होनी चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में। डेफिनेशन का मतलब क्या है कि डिफाइन होना चाहिए। क्या डिफाइन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर बंदे का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स पॉलिसीज प्रोसीजर्स डिफाइन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट डिफाइन होना चाहिए। मीन यहाँ से ये जो स्केलर चेन था और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन था, ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करके उसने क्या बात कर दी, डेफिनेशन के डिफाइन होना चाहिए क्या, हर बंदे का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बंदे के पास क्या अथॉरिटी है, किसका क्या लेवल है, क्या पॉलिसीज प्रोसीजर है, रिटन फॉर्म में डिफाइन होनी चाहिए ताकि सबको क्लियर हो किसने क्या कहाँ पे कैसे करना है। सो बिजनेस को मैनेज करने के लिए लिंडल हॉरोविक कहता है कि आपने फॉलो करने हैं 10 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पर्पस डिफाइन करना है, अदरवाइज आप मीनिंगलेस हो, ख़त्म हो जाओगे। डिवीजन ऑफ वर्क आपने करनी है, लोगों को स्पेशलाइज बनाने के लिए रिस्ट्रिक्ट करना है टुवर्ड्स सिंगल टास्क। कोऑर्डिनेशन अचीव करनी है, लेकिन कैसे, ऑर्गेनाइज करके, क्यों, इससे ही यूनिटी ऑफ एफर्ट्स भी अचीव होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी सुप्रीम सारी अपने पास नहीं रखनी, नीचे क्या करना है, डेलीगेट भी करनी है, लोगों को भी आपने पावर देनी है। मैनेजर को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए फॉर द एक्ट ऑफ सबऑर्डिनेट्स। सब कुछ क्या होना चाहिए, बैलेंस, क्लीन, टाइडी अप, ऑन इट्स ऑन प्लेस, इन सीक्वेंस। सबऑर्डिनेट्स अंडर वन सुपीरियर, मैक्सिमम एट द मोस्ट 6, इससे ज़्यादा नहीं। कंटिन्यूटी, रीऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आजकल के दौर में। लिंक्ड होनी चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और डिफाइन होना चाहिए क्या, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोजीशन, अथॉरिटी, रूल्स, रेगुलेशन इन रिटन फॉर्म। इनको रीड करके देखें, कोई चीज़ समझ आती है? समझ आ गई तो शायद रटा भी लग जाएगा, समझ नहीं आई तो रटा लगाना बहुत औखा काम है। विदाउट कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही किताब है जिसे रटा लगाया जा सकता है। विदाउट कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही किताब को रटा लगाया जा सकता है, वो है कुरान पाक। बाकी किसी किताब को बगैर कॉन्सेप्ट के रटा नहीं लगाया जा सकता, भूल जाता है। इनफैक्ट लगता ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रही तो रटा क्या लगाएं इसको। सो कल हम टेस्ट दे रहे हैं, पेज नंबर नहीं सॉरी पेज नंबर 4, 5, 6, 7 पूरा नहीं, 7 का हाफ, मीन 3.5 पेजेस का कल हम टेस्ट दे रहे हैं। इवन पेज नंबर 4 भी देखो तो उसमें भी नीचे आधा हाफ नहीं है। क्या ख्याल है? तो मिला के कितने 3 पेज हैं जो हमने लर्न करने हैं। कल ही हम टेस्ट देंगे
अच्छा, हमारी क्लास का कोई लीडर नहीं है? नहीं नहीं, मैं तो टीचर हूँ, लीडर तो आपके अंदर से होगा ना। सो मैं क्लास का एक सीआर चुनना है और मेरी प्रेफरेंस होती है इस सेक्शन से अगर गर्ल्स में से कोई क्लास का सीआर बनना चाहे तो। माइनॉरिटी राइट्स, कोई सीआर बनना चाहता है आप में से क्लास का? फिर बाकी सारे सेक्शन में गर्ल्स ही सीआर होती हैं, आप बनना चाहती हो? चलें जी, खड़ी हो जैमी साहब, इंटरव्यू करते हैं आपका। नाम क्या आपका? नाम क्या है? क्लास रिप्रेजेंटेटिव, नाम क्या है? मुसर्रत हफीज़। चले जी, हमारी क्लास की लीडर है और एक चीज़ माइंड में रखनी है, लीडर की इज्जत पूरी कौम की इज्जत होती है। ठीक हो गया? लीडर की इज्जत पूरी कौम की इज्जत होती है। और मिस आप जीआर नहीं है, दिमाग में रखना है कि आप सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक हो गया? तशरीफ रखें। चलें, कल हम टेस्ट दे देंगे। कल हमारी क्लास रूटीन में चलेगी ऐसे ही। टेस्ट हमारा टेस्ट रूम में होगा, सुबह 8 से शाम 5 बजे किसी भी टाइम हम वहाँ पे जाके टेस्ट देंगे। भाग जाओ, कल मिलते हैं।